सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। तो फिर से वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग लेकर के आए हैं सेट थ्योरी क्लास 10th और जेई मेंस के के लिए। तो बेसिकली मैंने ऐसा देखा है कि क्लास 11 में जब बच्चे जाते हैं तो बहुत बेसिकली जो 10th के सिलेबस होते हैं हमारे 10th के सिलेबस 10th में हम लोग पढ़ते हैं रियल नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एपी। पर जैसे हम लोग 11th में जाते हैं, 11th के जो सिलेबस होते हैं वो 10th के सिलेबस से काफी डिफरेंट हो जाते हैं। जहाँ पे हम लोग सेट थ्योरी पढ़ते हैं, रिलेशंस फंक्शंस के बारे में जानते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है, तो काफी डिफरेंस हो जाता है हमारे 10th और 11th के सिलेबस को लेकर के। तो काफी सारे बच्चे मतलब परेशान हो जाते हैं, स्टार्टिंग में उन्हें चीजें समझ में नहीं आती है। तो इसीलिए आज हम लोग एक नया सीरीज लेकर के आए हैं, जहाँ पे ये सीरीज का नाम है बेसिक टू एडवांस। मतलब हम लोग चीजें इतने बेसिक से सीखेंगे, इतनी बेसिक से सीखेंगे ताकि हमें क्लास 11th में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ओके, सो चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। सेट थ्योरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खास करके ऐसे बच्चों के लिए जो जेईई मेंस और इंजीनियरिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ 11th के भी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में ओलंपियाड्स के भी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी, समझते हैं कि आखिर सेट क्या है और इनके रिप्रेजेंटेशंस कैसे हम लोग सेट्स को लिखते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अब पहले जानते हैं कि सेट्स क्या है। तो बेसिकली सेट्स क्या है? हमारा सेट्स जो होता है वो एक कलेक्शंस होते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो बेसिकली सेट इज द वेल डिफाइंड क्लास और ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट अ सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, है ना। ए सेट इज ए collection of well defined objects। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चीजों को कलेक्ट करेंगे। कैसे चीजों को कलेक्ट करेंगे? जो चीजें वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का कहने का क्या मतलब होता है कि वेल डिफाइंड हो? वेल डिफाइंड का मतलब होता है ऐसी चीजें को कलेक्ट करेंगे जो कि क्या हो, मतलब कि जिसपे कोई डाउट ही ना हो। डाउट ही नहीं हो कहने का क्या मतलब है? सपोज दैट मुझे बोला जाएगा कि अगर आप स्टार्टिंग के फर्स्ट इवन नंबर को आप कलेक्ट करो, 5 इवन नंबर है ना, सो वी कैन कलेक्ट फर्स्ट 5 इवन नंबर। तो वो क्या है, हम लोग क्या कलेक्ट करेंगे? 2 4 6 और 8 और 10, यही मेरा फर्स्ट 5 इवन नंबर है। यस या नो? अगर कोई राम नाम का एक लड़का है, अगर उसको हम बोलेंगे कि भाई आप फर्स्ट 5 इवन नंबर को कलेक्ट करो, तो वो भी यही करेगा। कोई एक श्याम नाम का लड़का है, अगर उसको बोलेंगे कि भाई फर्स्ट 5 इवन नंबर को कलेक्ट करो, तो वो भी यही कलेक्ट करेगा। तो बेसिकली ये जो हमारे ऑब्जेक्ट्स है, ये जो हमारे ऑब्जेक्ट्स है, वो कैसे ऑब्जेक्ट्स है? वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड कहने का क्या मतलब है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स है जिसमें अगर कोई भी पिक करने जाए तो वो सेम ही एलिमेंट को पिक करेगा, सेम ही चीजों को पिक करेगा। वैसे एलिमेंट्स को बोलते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? सो बेसिकली वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या है, मैंने अभी डिस्कस किया कि वेल डिफाइंड क्या होता है। इफ एनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन सच ए वे दैट इट इज पॉसिबल टेल विदाउट एनी डाउट। मतलब क्या है कि कोई डाउट ही ना हो उसमें, है ना। कोई भी अगर कलेक्ट करे तो उसमें कोई डाउट ही ना हो, वैसे ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। क्लियर वाली बात है? क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेदर ए गिवन ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू ए कलेक्शन और नॉट, ठीक है, देन सच कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। समझ में आ गई चीजें कैसी है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शंस को वेल डिफाइंड बोलते हैं जहां पे हमें कोई डाउट ही ना हो उसको कलेक्ट करने में कि हाँ मुझे यही कलेक्ट करना है या नहीं, कि कुछ और कलेक्ट करना है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, और हम लोग क्या करते हैं, जो सेट्स है, सेट्स को हम लोग कैसे लिखते हैं? सेट्स को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट्स, मतलब ए बी सी डी, कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट। और जो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, अभी हम लोगों ने कलेक्ट किया था फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। ये है मेरा फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। क्लियर? तो ये जो 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये सब कहलाएंगे एलिमेंट। ये सब क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स बोल सकते हैं, या तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? मेंबर ऑफ सेट बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ सेट्स। क्लियर वाली बात है? सो द एलिमेंट्स आर ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल लेटर। तो ये जो एलिमेंट्स है ना, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अ स्मॉल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स करेंगे, अ स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट्स करेंगे। क्लियर वाली बात है? तो हम लोगों ने अभी जस्ट यहाँ पे डिस्कस किया
कि ये जो भी मेरे कलेक्शंस है इनको क्या बोलते हैं, या तो एलिमेंट बोलेंगे या तो क्या बोलेंगे, मेंबर ऑफ सेट्स बोलेंगे, है ना। आप लोग नोट्स तैयार करते जाएंगे चीजों को, क्योंकि मैथ्स में लोग बहुत कम नोट्स बनाते हैं, वो ऊपर ऊपर समझने का कोशिश करते हैं, बट नोट्स जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रिपरेशंस के लिए, आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो चीजों को आप नोट करते जाएं, आप अपनी तरह से नोट कर सकते हैं जो आपको चीजें इंपॉर्टेंट लग रहा है। अगर आपको कुछ स्किप करना, कुछ छोड़ना है तो वो छोड़ सकते हैं, जैसे कि आप ये पार्ट को भी छोड़ सकते हैं। बेसिकली आपको जानना है कि जो भी हमारे सेट्स है उस सेट्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, और हमारे जो भी एलिमेंट्स है उसको क्या करेंगे, स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। क्लियर वाली बात है। अगर अभी भी आपको वेल डिफाइंड के बारे में कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, क्या है वेल डिफाइंड, कैसे समझना है वेल डिफाइंड, तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ डिफरेंस लेते हैं, कुछ डिफरेंस से समझते हैं कि कौन से मेरे कलेक्शंस वेल डिफाइंड है और कौन से मेरे कलेक्शन नॉट वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन वेल डिफाइंड एंड नॉन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पे यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, ए ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। तो ये मेरे जो स्टेटमेंट है, ये मेरे जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन कैसे हैं, नॉट वेल डिफाइंड है। ऐसा क्यों है नॉट वेल डिफाइंड? सपोज दैट हमारे एक क्लास, मैं क्लास 8 की बात करता हूँ, क्लास 8 का बात करता हूँ मैं। क्लास 8 में सपोज दैट 30 स्टूडेंट्स है। कितने स्टूडेंट है? 30 स्टूडेंट्स। क्लियर। अब एक लड़का है, उसको बोला गया कि भाई आप ना बताओ कि आपकी क्लास में कौन से बच्चे सबसे इंटेलिजेंट है। तो इसके हिसाब से क्या आया कि राम एक नाम का लड़का है इस क्लास में, वो सबसे इंटेलिजेंट है। बस वहीं पे मैंने एक किसी लड़की से पूछ दिया कि बताओ भाई आपके हिसाब से कौन इंटेलिजेंट है। तो ये क्या बोल दी कि मेरे हिसाब से क्या नाम है, मेरे हिसाब से एक ये नाम है, सीता नाम की लड़की है, वो क्या है, वो सबसे ज्यादा क्लास में इंटेलिजेंट है ना। बॉयज वाला बॉयज को बोलेगा, गर्ल्स वाला गर्ल्स को बोलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि ये बोलेगा नहीं मैं जो बोला सच है, ये बोला मैं जो बोला सच है। तो ऐसे काइंड ऑफ कलेक्शंस को ऐसे काइंड ऑफ कलेक्शन को बोलते हैं नॉट वेल डिफाइंड। क्या बोलते हैं? नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शंस। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग मोर देन 55% ऑफ योर मार्क्स, तो एक सेम, अगर यहाँ पे राम अगर मेरा यहाँ पे 98% लाया है और सीता भी 98% 97% लाई है, तो ये जो लड़का है वो राम और सीता दोनों को पिक करेगा, क्योंकि मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्टूडेंट 95% से ज्यादा लाए। तो किसी को भी अगर हम पिक करने बोलेंगे कि भाई तुम मान लो तुम मोहन है, मोहन तुम जाओ ऐसे स्टूडेंट को पिक करके लाओ, ऐसे स्टूडेंट को कलेक्ट करके लाओ जो स्टूडेंट 95% मार्क्स लाए क्लास में, उसको मैं हम क्या करेंगे, अवार्ड देंगे, रिवॉर्ड देंगे। ओके, तो उन्हीं स्टूडेंट्स को कलेक्ट करके लाएगा जिनका मार्क्स 95% से ज्यादा है। तो ऐसे स्टेटमेंट को, ऐसे कलेक्शंस को हम लोग बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शंस। क्लियर वाली बात है। नेक्स्ट देखते हैं, एक ग्रुप ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। ये भी मेरा क्या हो जाएगा, नॉट वेल डिफाइंड हो जाएगा। टैलेंटेड की बात कर रहे हैं, मैं मान लेता हूं कि मैं मेरा नाम शिवम है। मेरे हिसाब से मैं बोलूंगा कि या मोहन, जो मेरे प्रेमचंद्र जी है, प्रेमचंद्र, वो मेरे हिसाब से बहुत टैलेंटेड राइटर है। किसी के हिसाब से कोई और राइटर जो होगा वो क्या कर सकते हैं, वो उसके हिसाब से टैलेंटेड होगा। किसी तीसरे के हिसाब से कोई और होगा, किसी चौथे के हिसाब से कोई और होगा। तो ऐसे काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऐसे काइंड ऑफ कलेक्शंस को हम लोग बोलते हैं नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शंस। क्लियर। और अगर हम यहाँ पे सेम देखे जाएगी, एक ग्रुप ऑफ ऑड नंबर है जो कि लेस देन 25 है। जब भी ऐसा बात किया जाएगा तो सब लोग क्या कलेक्ट करेंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 20 एंड 23। तो ये हमारे कलेक्शंस हो गए कौन से, ग्रुप ऑफ कलेक्शंस ऑफ ऑड नंबर जो कि 25 से क्या है, लेस है। तो ऐसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या है मेरे, वेल डिफाइंड है। क्लियर वाली बात है। अब हमें क्या बोल रहा है कि ग्रुप ऑफ ए प्रिटी गर्ल, ये तो भाई सबको बोल देंगे कि ये तो क्या है, नॉट वेल डिफाइंड है। क्यों? कोई एक मोहन नाम का लड़का है, मोहन है ये, इसके हिसाब से रानी नाम की लड़की है, वो बहुत सुंदर है भाई, इसको रानी बहुत सुंदर लगती है। ठीक है,
पर अगर मैं यहाँ पे दूसरा एक राहुल नाम का लड़का ले लेता हूँ, ये मेरा राहुल नाम का लड़का है, इस राहुल के हिसाब से ये काजल नाम की लड़की जो है वो इसको बहुत अच्छी लगती है। तो हर एक अलग अलग पर्सन के हिसाब से अलग अलग लड़कियां उसको सुंदर दिखती है ना। तो ऐसे टाइप्स ऑफ ग्रुप क्या होते हैं, कुछ ऐसे भी लड़के हैं होते हैं जिनको सभी लड़कियां पसंद हो जाती है ना। ये भी प्रिटी है, ये भी प्रिटी है, ये भी प्रीति है ना। तो सभी क्या है, सभी उनको सुंदर लगती है। तो ऐसे काइंड ऑफ कलेक्शंस को हम लोग बोलते हैं नॉन वेल डिफाइंड कलेक्शंस। क्लियर है। और हमें क्या है कि और एक स्टेटमेंट है कि ग्रुप ऑफ ए गर्ल ऑफ क्लास 9 ऑफ योर स्कूल। तो आप क्लास 9 की सभी लड़कियों को क्या करोगे, कलेक्ट करोगे। अगर आपके टीचर को कलेक्ट करना हो तो वो भी सारे गर्ल्स को कलेक्ट करेंगे क्लास 9 के। तो ये ऐसे ऐसे कलेक्शंस को क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड बोलते हैं। आई थिंक ये जो वेल डिफाइंड है कलेक्शन है, नॉन वेल डिफाइंड कलेक्शन है, अब आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, चीजें समझ में आ गई होगी। नहीं आई होगी तो हम लोग इसको कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि चीजें अभी तक क्लियर हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे ना। तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर जस्टिफाई योर आंसर। सेट्स आर विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। वी नो दैट ना, सेट्स क्या है भाई, अभी हम लोग डिस्कस किए। सेट क्या है, सेट इज ए कलेक्शन। सो यहाँ लिख सकते हैं इट इज ए बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कैसे ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब हम लोग चीजें ये चेक करेंगे कौन सा मेरा वेल डिफाइंड है और कौन सा मेरा नॉन वेल डिफाइंड। ओके, सो द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ जे। भाई जैसे कौन कौन सा मंथ बिगिनिंग होता है, जैन होता है, जून होता है एंड एक जुलाई होता है, यही तो तीन होता है। तो ऑलवेज भी हम लोग ये तीन का ही सेट बनाएंगे, ये तीन का ही हम लोग कलेक्शन करेंगे। तो ऐसे कलेक्शंस को हम लोग बोलेंगे वेल डिफाइंड। मतलब ये मेरा क्या है, सेट्स है, ये मेरा क्या है, सेट्स है। ओके, तो ये मेरा सेट है। सेकंड में आ जाते हैं, सेकंड में सेकंड क्या बोल रखा है, सेकंड बोल रखा है द कलेक्शन ऑफ 10th मोस्ट टैलेंटेड राइटर। सिमिलरली राइटर की बात कर रहा है, टैलेंटेड राइटर की बात कर रहा है। तो इस केस में भी हम लोग क्या बोलेंगे कि ये मेरा क्या है, नॉन वेल डिफाइंड है ना, क्योंकि अलग अलग पर्सन के हिसाब से अलग अलग लोग क्या हो जाते हैं, वेल अलग अलग टैलेंटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट क्या है कि नॉवेल, कलेक्शन ऑफ नॉवेल करना जो कि मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। तो भाई जो भी मुंशी प्रेमचंद्र ने नॉवेल्स लिखी है वो सबका कलेक्शन बनाएंगे ना। तो ऐसे कलेक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग, वेल डिफाइंड कलेक्शंस बोलते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलते हैं तो इसका मतलब ये मेरा सेट्स है। फोर्थ वाला क्या हो जाएगा मेरा, मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ ए वर्ल्ड। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, नॉट वेल डिफाइंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग एनिमल्स क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं। अगर कोई एक लड़का से पूछोगे कि भाई आप बताओ कि मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन है, ये बोलेगा कि भाई लायन, लायन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल। ठीक है, कोई अगर गर्ल्स की बात की जाए कि कोई गर्ल्स बताओ भाई कौन से मोस्ट डेंजरस एनिमल है, तो ये बोल सकती है कॉकरोच हो जाता है, छिपकली हो जाता है, इन लोग के लिए मोस्ट डेंजरस है ना। तो सबके हिसाब से अलग अलग एनिमल क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं। क्लियर है। तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो मेरा सेट था। सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या है, नोट ए सेट, ये सेट नहीं है भाई। थर्ड वाला क्या है मेरा, थर्ड वाला भी मेरा सेट है। फोर वाले की सॉरी, थर्ड वाला भी मेरा सेट है। ओके, थर्ड वाला भी सेट है। फोर वाला मेरा नॉट ए सेट, ये सेट नहीं है ना। समझ में आ गया होगा। चलते हैं, नहीं समझ में आया यार, आपके पास सारे रिसोर्सेज है। आप 2 बार राइट लेफ्ट साइड टैप करोगे, वीडियो पीछे चली जाएगी, फिर से देख लो, चीजों को समझ लो। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ पे बताता हूँ कि अगर मेरे पास कोई सेट्स है, कोई सेट्स मान लेता हूँ कि डी कोई सेट्स है जो है मेरा 1 2 3 4 5। क्लियर। अब ये 1 2 3 4 5 जो है ना वो डी सेट से बिलोंग कर रहे हैं ना। जो इसमें एलिमेंट्स नहीं है वो डी से बिलोंग नहीं करेंगे, ये तो नॉर्मल सी लॉजिकल सी बात है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो कि हम -4 हमारे पास क्वेश्चंस में क्या है कि एक सेट दे रखा है ए, एक सेट क्या दे रखा है ए। अब बोल रखा है कि एक सेट ए में क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है,
4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10। अब पूछ रहा है क्या -4 मेरा सेट्स ए में आपको दिखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, मतलब ये क्या है? नॉट बिलोंग। 0 क्या इसमें है, तो इसका मतलब ये क्या है? बिलोंगिंग है। 4 इसमें है, हाँ मतलब इसमें ये बिलोंग है। 9 इसमें है क्या? है ना, तो ये बिलोंग कर रहा है। 12 बताओ देख करके, 12 है? नहीं है, तो ये नॉट बिलोंगिंग है। -2 है क्या? नहीं है, इसका मतलब ये नॉट बिलोंग। तो जो सेट्स जो एलिमेंट्स आपको सेट्स ए में देखने को मिलेगा वो उससे बिलोंग करेगा, जो नहीं देखने को मिलेगा वो उससे क्या करेगा? नॉट बिलोंग करेगा। क्लियर है? समझ में आ गई चीजें सब? अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोगों के पास क्या है ना, नेक्स्ट क्या है वो हम बताते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है ना, पहले से कुछ नोटेशन है। ओके, जैसे कि कैपिटल एन हम लोग नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से हम लोग इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू को हम लोग रैशनल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर मतलब हो जाता है हमारा रियल नंबर, जेड पे अगर हम इस तरह का प्लस का सिंबल दे देते मतलब पॉजिटिव इंटीजर हो गया, क्यू पे प्लस का सिंबल दे दिया मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया, आर पे से प्लस दे दिया मतलब पॉजिटिव रियल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये सारे नोटेशन है, आप इन सबको नोट कर लो अपने कॉपी में, ताकि हम लोग जब क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो हमें ये सब नोटेशंस को यूज कर सकेंगे। ठीक है, कि कौन सा मेरा नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा मेरा इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा मेरा रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और कौन सा मेरा रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर वाली बात है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब तो बात, अब तक मैंने क्या डिस्कस किया, सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने सेट्स की बात की, तो हमें पता चल गया कि सेट्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है। मतलब क्या होता है कि आप कलेक्ट करो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जो वेल डिफाइंड हो। अब हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया भाई, अब कलेक्ट करके क्या करना है, कलेक्ट करके उसको रिप्रेजेंट करना है, उसको सामने वाले को बताना है कि देखो भाई ये मैंने कलेक्ट करके लाया। तो जब भी किसी चीज को रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट करने के मेथड्स होते हैं कि कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, कैसे चीजों को लिखना है। तो हमारे पास मेनली जनरली हम लोग दो मेथड से सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे कई और भी मेथड्स हैं, पर जनरली हम लोग ज्यादातर दो ही मेथड्स को से हम लोग सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो कि पहला मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं रोस्टेड फॉर्म बोलते हैं, या तो उसको हम लोग ट्रेबुलर फॉर्म बोल सकते हैं, या तो हम लोग उसको लिस्टिंग मेथड बोल सकते हैं। क्लियर वाली बात है? और जो सेकेंड हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं और रूलर मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग दोनों मेथड को अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे कि कौन से मेथड को हम लोग किस तरह से सेट्स के ऑब्जेक्ट्स को, सेट्स के एलिमेंट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर सी बात है? तो पहले चलते हैं हम लोग पहले वाले फॉर्म की ओर चलते हैं। पहला जो फॉर्म है रोस्टेड फॉर्म को हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि रोस्टेड फॉर्म को आखिर हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले जो हमारे मेथड है रोस्टेड फॉर्म वाली मेथड है, टेबुलर फॉर्म वाली मेथड है जिसको हम लोग लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। तो इस मेथड में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं ना, देखो कैसे करते हैं। इस वाले मेथड में हम लोग इन दिस फॉर्म ऑल एलिमेंट आर लिस्टेड, द एलिमेंट बीइंग द सेपरेटेड बाय कॉमा और इनक्लोज विद इन कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग उस एलिमेंट को लिखते हैं और दो एलिमेंट के हम लोग सेपरेट करते हैं कॉमा दे करके। कैसे वो हम समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो हम लोग को इस कलेक्शन करते हैं, कुछ वेल डिफाइंड कलेक्शन बताओ भाई। सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 12 के मल्टीपल्स को कलेक्ट करते हैं। वेल डिफाइंड है, तो क्या होगा 12 होगा। देखो ये करली ब्रैकेट बना दिए, ये करली ब्रैकेट। अब 24 भी मेरा क्या है, मल्टीपल है, सेकंड मल्टीपल, तो हम लोग इन दोनों को कॉमा देकर कैसे सेपरेट कर देंगे। ये 36 हो गया, फिर सेपरेट कर दो, ये 48 हो गया, फिर सेपरेट कर दो, ये 60 हो गया। 5 मेरा फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ क्या है 12 है। हम लोग इसको क्या किए, कॉमा से सेपरेट किए, इसको किसके अंदर लिख दिए, करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिए। तो ये जो मेरा रिप्रेजेंटेशन है मेरा सेट्स के, इस वाले रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलेंगे रोस्टेड
फॉर्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रोस्टेड फॉर्म बोलेंगे, या तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेबुलर फॉर्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टेबुलर फॉर्म बोलेंगे, या तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लिस्टिंग मेथड बोलेंगे। क्लियर। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इधर लिखते हैं, हम लोग लेते हैं सेट ऑफ फैक्टर ऑफ 24। 24 का फैक्टर बताओ भाई। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 भी हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया और 24 हो गया। ये सब फैक्टर है 24 का। तो देखो हर एक फैक्टर को हम लोग एक कॉमा से सेपरेट किए हैं और सारे फैक्टर को हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिए हैं। इसी मेथड को बोलते हैं हम लोग रोस्टर्ड फॉर्म, इसी फॉर्म को बोलते हैं रोस्टर्ड फॉर्म। क्लियर वाली बात है, क्लियर होगी बात, ठीक है। चलते कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स को और लेकर के चलते हैं। तो एग्जांपल्स क्या बता रहा है, देखो इसको इरेज कर देते ना, ओवरलैप हो गया, चीजें थोड़ा सी समझ में आ गया होगा, चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक करें, कमेंट भी करें कि हाँ सर ऐसी वीडियो और बनाए, ताकि यार मेरे को लगे कि मैं ये जो आपके लिए टाइम निकाल करके दे रहा हूँ, चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये जो मेरे जो सीरीज है बेसिक टू एडवांस, क्या सच में चीजें आपको बेसिक से समझ में आ रही है, बहुत इजी से समझ में आ रही है, तो कुछ बड़ा सा काम नहीं है। आप आराम से एक लाइक का बटन होता है वो लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे आपका ये जो वीडियो है, ये जो आपका लेक्चर 1 था, फर्स्ट था, वो अच्छे से समझ में आ गया, आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर जल्द से जल्द आप डालें ताकि मुझे आगे का भी चीजें को समझ में आए। आप ये सब करोगे तो बेसिकली एक टीचर को मोटिवेट मिलता है कि हाँ हम जो जिस जिस मोटिव से ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि बच्चों को, जो भी बच्चे हमारे 10th के जो बच्चे हैं, जब वो 11th में जाए तो उनको किसी भी चीजों का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ठीक है, इसीलिए और कोई बात नहीं है, ठीक है। हम लोग एग्जांपल्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या है, ऑल नेचुरल नंबर हमको एक सेट बनाना है, एक सेट बनाना है, ऑल नेचुरल नंबर जो कि 10 से क्या है, क्या है, लेस है, मतलब कम है, और उसको रिप्रेजेंट करना है रोस्टेड फॉर्म में। तो तुम देख रहे होगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा हुआ है, और हर एक एलिमेंट को एक कॉमा क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो इसी मेथड को बोलते हैं रोस्टेड फॉर्म, इसी मेथड को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, इसी मेथड को बोलते हैं लिस्टिंग मेथड। बहुत बेसिक से चीजें समझ में आएंगे। हो सकता है एक दो वीडियो जो स्टार्टिंग की वीडियो है आप लोगों को थोड़ा बोर टाइप का लग रहा हो, बोर टाइप का, सर क्या बता रहे हो सर, ऑब्वियस सी बात है। पर मैं एक ही चीज बोलूंगा कि किसी मंजिल तक जाने के लिए जब भी आपको पहली सीढ़ी चढ़नी होती है, और लोग पहले सीढ़ी दूसरी सीढ़ी बहुत आसानी से चढ़ लेते हैं, कि जब आगे की सीढ़ी, जब ऊपर की सीढ़ी चढ़नी होती है वहां प्रॉब्लम होती है। तो आप डायरेक्ट ऊपर नहीं चढ़ सकते, आपको पहली या दूसरी सीढ़ी चढ़नी होगी। तो ये आपकी पहली सीढ़ी है, बहुत आपको आसानी से आप उस पर चढ़ सकते हो। तो नो डाउट आप एकदम बेसिक से चीजों को समझो, जब आप एडवांस के लेवल के चीजों को जो समझने जाओगे तो ये सब चीजें हेल्प करेगी और समझने में काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले लेते हैं, जहां पे मेरा ये प्राइम नंबर का क्या है, सेट्स है। अभी देखो ये 3 डॉट लिखा हुआ है, एक चीज डिस्कस करेंगे, 3 डॉट का मतलब क्या होता है। ये 3 डॉट का मतलब होता है कि ये जो नंबर है ना वो कंटिन्यूअसली चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, इनफिनाइट तक चलते जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी हमारे क्या होते हैं, ये मेरा सेट्स ऑफ इनफिनाइट एलिमेंट्स हैं। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि 3 डॉट मतलब क्या हो रहा है, ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, इनफिनाइट तक चलते जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक ऐसे सेट को भी, एक ऐसे एलिमेंट को भी कलेक्ट कर सकते हैं जो कि जिसका इनफिनाइट हो, मतलब वो चलता ही जा रहा हो, ठीक है, पर वो वेल डिफाइंड हो, ओके। अब हम लोगों ने क्या देखा रोस्टेड फॉर्म में, कि जो रोस्टेड फॉर्म के जो एलिमेंट्स होते हैं वो लिस्टेड होते हैं, और उनके जो ऑर्डर्स होते हैं ना वो उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, मतलब उनके जो ऑर्डर्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सेट लिखा है फैक्टर ऑफ 24, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सेम सेट्स लिख रहा हूं, सेट्स ऑफ फैक्टर ऑफ 24, मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूं, 24 मैंने पहले लिख दिया, फिर 6 लिख दिया, फिर 12 लिख दिया,
फिर 3 लिख दिया, 2 लिख दिया, 8 लिख दिया, 1 लिख दिया एंड 4 लिख दिया। तो देखो पहले 24 लिखा है, यहाँ पे लास्ट में 24 लिखा हो, पर एलिमेंट सारे के सारे सेम है। तो ये ऑर्डर की बात हो रही है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चा, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। आप पहले लिखो बाद में लिखो, बट हाँ सारे के सारे एलिमेंट होने चाहिए, और जितने भी एलिमेंट होने चाहिए वो सेट है ना, सेट तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की चीजें को कलेक्ट करता है। समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी लग रहा होगा वीडियो, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मजा आएगा, फिर उसके नेक्स्ट में जाएंगे मजा आएगा। हमारे जो वीडियो का जो भी फॉर्मेट रहने वाला है, पहले हम लोग बेसिक से एडवांस की ओर जाएंगे, मतलब कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, तो फिर हम लोग एक क्लास जेई मेंस प्रीवियस ईयर ऑफ क्वेश्चंस लेंगे जेई मेंस के, फिर हम लोग एक क्लास लेंगे एडवांस के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं हमारे इस चैप्टर के। तो ऐसे करके हम लोग बेसिक से जेई मेंस से लेकर के एडवांस तक के क्वेश्चंस को टच करने वाले हैं। वीडियो को अच्छा लगेगा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी चीजों को अच्छे से समझे, और लोग भी अच्छे से चीजों को समझे, देन हम लोग चीजों को अच्छे से करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इन ए रोस्टेड फॉर्म एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड। और हाँ एक चीज ये भी है कि एलिमेंट रिपीट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दो दो हम 2 बार लिख दें, 3 3 2 बार लिख दें। हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अगर मेरे को बोल रखा है कि हमारे पास एक वर्ड है लेटर, अब बोल रखा है कि कलेक्ट करो इसके क्या बोल सकते हैं, अल्फाबेट्स को कलेक्ट करो। इसके हाउ मेनी अल्फाबेट से, कितने अल्फाबेट से, मतलब ये कितने डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट से ये वर्ड बन रखा है। तो हम लोग क्या कलेक्ट करेंगे, एल ई टी और आर। ऐसा नहीं कि हम लोग एल ई 2 बार लिख दिए, टी टी 2 बार लिख दिए, नहीं, हम लोग हमेशा रोस्टेड फॉर्म में एलिमेंट्स को एक ही बार लिखेंगे। और वो ऑर्डर डिपेंड, ऑर्डर क्या करता है, इंपॉर्टेंट नहीं करता है। तो ये भी चीजें को आप अच्छे से नोट कर लो कि एलिमेंट को 2 बार नहीं लिख सकते हैं, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट को, हम लोग सेट्स को इनफिनाइट भी रख सकते हैं, फिनाइट भी रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने रोस्टेड फॉर्म के बारे में सीखा। अभी भी चीजें अगर क्लियर, देखो सिंपल सी बात है, मैथ्स आज के डेट में मैथ्स अगर आपको अच्छा करना है तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका मैथ्स अच्छा नहीं हो सकता है। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो मैथ्स प्रैक्टिस का चीज है भाई। एक कॉन्सेप्ट सीखो, क्वेश्चंस पे आ जाओ। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। अब पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, जहां पे क्वेश्चंस क्या बोल रखा है कि राइट द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, ऑल सॉरी सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे ना, सेट्स करेंगे वॉवेल्स का। ऑल क्या है, मतलब ऐसे वॉवेल्स के, सॉरी इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवेल को कलेक्ट करेंगे जो कि प्रीसीड्स कर रहा है एस से पहले जितने भी वॉवेल्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, है ना। चलते सॉल्यूशंस की ओर। सॉल्यूशंस क्या बोल रखा है, अब बताओ कि the vowels which precedes, मतलब अब एस से पहले कौन कौन सा वॉवेल है। सो एस से पहले जो वॉवेल्स है वो है ए, ई, आई एंड ओ। यही तो है, यही है ना, ए, ई, आई एंड ओ। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, सो द रिक्वायर्ड सेट इज ए। मान लेते कि सेट क्या है, ए है। अब वो क्या है, ए, ई, आई एंड ओ। यही तो आपका आंसर है। आप एक काम करो, आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करो, देन आप लोग क्या करना, इसको सॉल्यूशंस को देख लेना, ठीक है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है वो हम लोग यहाँ देखते हैं। बोल रखा है कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन ए रोस्टेड फॉर्म। ये हमारे एक सेट दे रहे हैं, इसको हम लोगों को क्या करना है, रोस्टेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अगेन चलते सॉल्यूशंस की ओर। अब क्या बोल रखा है कि एक एक्स है, इस वाले सिंबल को बोलेंगे सच दैट, ठीक है। हाँ ये भी प्रॉब्लम है कि अचानक हम लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल्स को पढ़ते हैं कि भाई किसको क्या बोलते हैं पता नहीं है। तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कौन से सिंबल्स को क्या बोलते हैं, कहाँ पे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अभी जान लो कि इसको सच डेट बोलते हैं। तो एक्स सच डेट, एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइजर ऑफ 9। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई, हियर यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक्स इज
x is positive integer and a divisor of what? Divisor of 9. क्लियर बात है. सो x क्या होगा भाई? x क्या हो जाएगा मेरा? x कैन बी. अब बताओ 9 का कौन कौन सा डिवाइजर है? 1 है, 3 है एंड 9 है. यही तीन तो है. 1 3 9 है. सो यहाँ पे लिख देना. सो यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे लिख देते देयरफॉर. ओके, क्या लिखेंगे यहाँ पे? देयरफॉर क्या है मेरा? x सच दैट x is positive integer and divisor of 9 is इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं. कर्ली ब्रैकेट में कॉमा से सेपरेट कर दिया एलिमेंट को. यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया. क्लियर है? बहुत आसान है. चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नहीं समझ में आया वीडियो को 2 बार देख लो, तो आप इसको बैक करके भी देख सकते हो, है ना. हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं ना. क्वेश्चंस क्या है? फिर हमारे पास एक क्वेश्चन है जहां पे हम लोग सेट्स लिखेंगे. सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर x सच दैट वो मेरा क्या है? 4x प्लस 9 इज लेस देन 4x प्लस 9 इज लेस देन 50 है. उसको हम लोग क्या करेंगे? रोस्टेड फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है, चलो लिखते हैं सोल्यूशन. सो वी हैव, हमारे पास क्या है भाई? हमारे पास है 4x प्लस 9 इज लेस देन 50. चलो इसको सॉल्व करते हो. ओके, तो 4x बराबर क्या होगा? इस 9 को इधर माइनस करेंगे तो 41. सो x बराबर क्या होगा? 41/4. इसको कैंसिल करने पे क्या मिलेगा? 10.25. मतलब हमारे पास क्या लिखना है कि सेट क्या लिखना है? नेचुरल नंबर लिखना है जो 10.25 से क्या है? छोटा है. 10.25 से क्या है? छोटा है. तो सिंस हम लोगों को क्या पता है कि x इज ए नेचुरल नंबर. x इज ए व्हाट? x इज ए नेचुरल नंबर. हमारा x क्या है भाई? x मेरा नेचुरल नंबर है. सो x कैन टेक ए वैल्यू. x कैन टेक क्या क्या x वैल्यू लेगा भाई? टेक वैल्यू, ये वैल्यू लेगा 1 लेगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 8 9 एंड 10 लेगा. तो हमारे पास क्या हो गया? देयरफॉर रिक्वायर्ड सेट्स इक्वल टू क्या हो गया? इसको करली ब्रैकेट में लिख देंगे सारे एलिमेंट्स को. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड व्हाट? 10. क्लियर है? बहुत आसान था, है ना. समझ में आ गया होगा. चलते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि देखिए x जो है, x तक यहाँ पे z आ गया ना. अभी हम लोगों ने जस्ट यहाँ पे हम लोगों ने नोट किया था कि z क्या होता है? इंटीजर होता है. अब बोल रखा है कि x है सच दैट x मेरा इंटीजर है, जो कि मॉड जो x होता है वो क्या है मेरा? मॉड क्या होता है? मॉड मतलब x का वह वैल्यू जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा. मतलब कि हम लोग इसमें जो भी वैल्यू डालेंगे तो ये हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉड बोलते हैं. क्लियर है? सॉल्यूशंस की ओर चलते हैं. तो सबसे पहले हम लोग गिवन की बात करते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है भाई. तो गिवन दिया हुआ है कि x सच दैट x बिलोंग टू z एंड मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 2. ये दे रखा है. अब बताइए कि ये क्या है? मॉड x इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 2 है. इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है कि जो x का वैल्यू होगा वो या तो -2 से बड़ा होगा और इक्वल होगा, और 2 से छोटा होगा और इक्वल होगा. ठीक है, क्या होगा? 2 से छोटा होगा और इक्वल होगा. ऑल्सो हम लोगों को पता है कि एज ए मतलब क्या है? एज x जो है वो z से बिलोंग कर रहा है. मतलब x क्या है? इंटीजर है मेरा एक. तो इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर
देयरफॉर x जो होगा x इक्वल टू क्या होगा -2, -1, 0, 1 और 2, यही सब चीज होगा। तो हेंस हम लोगों को क्या मिल गया, हेंस x such that x belong to integer and mod x लेस देन इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे, सारे एलिमेंट को लिख देंगे, -2, -1, 0, 1, 2 इज योर आंसर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग इसी तरह से बना लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रखा है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास एक इक्वेशन है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रखा है, सेकंड क्वेश्चन बोल रखा है कि x सच डेट x इक्वल टू n डिवाइड बाय 1 माइनस n स्क्वायर एंड n इज ग्रेटर इक्वल टू 1 and less than equal to 3 where n is where small n belong to n, n means what, natural number। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन पहले लिख लेते हैं। क्या दे रखा है भाई, मैं गिवन में दे रखा है कि मेरा x सच दैट x इक्वल टू व्हाट, x इक्वल टू n बाय 1 प्लस n स्क्वायर एंड n इज व्हाट, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 3 एंड n इज ऑल्सो बिलोंग टू नेचुरल नंबर। यस या नो, क्लियर वाली बात है। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोगों का x का जो है वैल्यू है वो डिपेंड कर रहा है n पे, और n मेरा क्या है, और n जो है वो एक रिलेशंस बता रहा है कि n का वैल्यू ये होगा। तो हम लोग पॉसिबल वैल्यू चेक कर लें कि भाई पॉसिबल वैल्यू ऑफ n क्या होगा। सो n क्या हो सकता है, n 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, क्योंकि n मेरा क्या नेचुरल नंबर है, 1 और 3 के बीच 2 आता है तो 1 2 3 होगा। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि इफ अगर हम लोग n को लेते हैं 1 देन x इक्वल टू व्हाट, x इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या आ गया, 1 बाय 2 आ गया। सेकेंड, इफ n इक्वल टू 2 देन x इक्वल टू 2 बाय 1 प्लस, सॉरी 2 बाय 1 प्लस 2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या आ गया, 2 बाय 5 आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसको यहाँ पे ऐसे लिख करके, क्योंकि यहाँ पे तो दिख नहीं रहा होगा, अगर हम लोग इफ n इक्वल टू क्या ले लेते, 3 ले लेते, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 3 बाय 1 प्लस 3 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 3 बाय 10 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिल गया, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड सेट्स इक्वल टू 1 बाय 2 करली ब्रैकेट में, 2 बाय 5 एंड 3 बाय 10 इज योर आंसर। ठीक है समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो मैंने इतना सारा क्वेश्चंस क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स इज बेसिकली, मैथ्स इज व्हाट, प्रैक्टिस बेस्ड चैप्टर। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ इजी होगा, प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बोल रखा है कि ए एक सेट्स है, ठीक है, क्या है, ए एक सेट्स है जो कि ए एन है, क्या है, सॉरी ए एन ना, इसको ऐसे लिख लो ए एन, ओके, जहां पे एन मेरा नेचुरल नंबर है और ए एन प्लस 1 इक्वल टू 3 ए एन है एंड ए वन इक्वल टू 1 है। ए वन इक्वल टू क्या है, ए वन इक्वल टू है 1। अब हमको इसमें से क्या बताना है भाई, हमको इसमें से बताना है कि बताइए कि मेरा सेट्स ए क्या है। चलो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं गिवन सेट्स ए इक्वल टू ए एन वेयर एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड ए एन प्लस 1 इक्वल टू 3 ए एन, ठीक है, एंड ए वन इक्वल टू व्हाट 1। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे कि हम लोगों को पता है कि ए वन इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो हम लोग चलो, हमारे पास एक इक्वेशन दे रखा है, हियर ए एन प्लस 1 इक्वल टू 3 ए एन,
ठीक है, और n मेरा क्या है, बिलोंग टू नेचुरल नंबर। सो पॉसिबल वैल्यू क्या है मेरा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस तरह ये चलता जाएगा। चलो भाई चेक करते हैं। इफ n इक्वल टू 1 देन a1 प्लस 1 इक्वल टू 3a1। ये कितना हो जाएगा, a2 बराबर क्या देखने को मिलेगा, 3a1। a1 क्या है 1, तो ये 3 हो गया भाई। अगर हम लोग इफ n इक्वल टू 2, इट मीन्स a2 प्लस 1 इक्वल टू 3a2। ये क्या हो गया, a3 बराबर क्या हो जाएगा, a3 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 3 टाइम्स ऑफ a2। a2 अभी तुरंत निकाले 3, मतलब a3 बराबर हो गया मेरा, ओके सॉरी, हाँ, a3 बराबर हो गया मेरा 9। चलो एक और देख लेते हैं। इफ n बराबर 3 ले लो, a3 प्लस 1 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a3। इसका मतलब a4 मेरा क्या होगा भाई, a4 बराबर क्या होगा, a4 बराबर होगा 3 टाइम्स ऑफ 9 मीन्स 27। इसका मतलब हो गया 3। अब हमारे पास क्या सेट्स मिल गया, अब इसका मतलब हो गया देयरफॉर a बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1, दिस इज योर 3, 9 इज इक्वल टू 1। हम इसको 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग 3 क्यूब भी लिख सकते हैं और 27 भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये चलता जाएगा चलता जाएगा, कहां तक चलता जाएगा, इनफिनाइट तक चलता जाएगा। क्यों इनफिनाइट तक चलता जाएगा, क्योंकि जो हम लोग n का वैल्यू लेंगे वो n का वैल्यू इनफिनाइट तक लेंगे, क्योंकि वैल्यू हमारा n कोई कंडीशन नहीं दे रखा है कि कहां तक लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है सेट बी है। अब बी क्या है मेरा, ए एन है, जहां एन मेरा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, सच डेट एन बिलोंग कर रहा है मेरा नेचुरल नंबर से, और जो कि ए एन प्लस 2 है वो मेरा ए एन प्लस 1 है प्लस ए एन है। ओके, और ए वन इक्वल है ए टू से इक्वल है 1। चलो सिमिलरली इफ अगर एन बराबर हम 1 लेते हैं तो ए 1 प्लस 2 होगा इक्वल टू ए 1 प्लस 1 होगा प्लस ए 1 होगा। तो ये a3 बराबर क्या हो गया, a2 प्लस a1 हो गया, और दोनों का वैल्यू 1 1 के बराबर है तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो गया। सिमिलरली इफ n बराबर 2 ले लो भाई, तो क्या देखने को मिलेगा, a2 प्लस 2 देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा, a2 प्लस 1 देखने को मिलेगा प्लस a2 मिलेगा। तो ये क्या हो गया, a4 इक्वल टू a3 प्लस a2। a3 अभी जस्ट निकाले, 2 प्लस 1 इक्वल टू व्हाट, 3। सिमिलरली इफ n बराबर अगर हम लोग 4 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हाँ 3 ले लेते हैं ना, अभी पहले 3 ले लेते हैं, 3 प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू a3 प्लस 1 हो जाएगा प्लस a3 हो जाएगा। तो a5 का जो वैल्यू आएगा वो a4 प्लस a3 का आएगा। a4 कितना है 3, a3 कितना है 2, ये क्या हो गया 5। तो देयरफॉर हमारा जो नंबर होगा, हमारा जो सेट्स होगा, सेट बी होगा वो होगा, यहाँ नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि नहीं दिख रहा होगा वो। देयरफॉर सेट बी बराबर हम लोग लिखेंगे 1 देन 1 देन 2 देन 3 देन 5, इस तरह से चलता जाएगा इनफिनिट। यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, 1 1 क्यों लिखे, क्योंकि a1 मेरा 1 है, a2 मेरा 1 है, ये तो दिया 1 है, 1 1 हो गया। a3 यहाँ से निकाल के 2 मिला, a4 निकालने पे 3 मिला, a5 निकालने पे 5 मिला। इस तरह से हम लोग a6 निकालेंगे, a7 निकालेंगे, निकालते जाएंगे और इनफिनाइट तक निकलते चला जाएगा। अब हम लोग मूव कर जाते हैं नेक्स्ट मेथड, जो कि हम लोग सेट बिल्डर मेथड है। हम लोग ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि हम लोग सेट्स को 2 मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेनली। एक हमारा रोस्टेड फॉर्म था जो कि हम लोग अभी तक डिस्कस करते आ रहे थे, दूसरा हमारा सेट बिल्डर मेथड है, रूल मेथड है। तो बेसिकली इन दिस मेथड, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेट को डिस्क्राइब करेंगे, कैरेक्टराइजिंग करेंगे प्रॉपर्टी px से ऑफ एलिमेंट ऑफ x। ठीक है, इन सच केस द सेट डिस्क्राइब बाय x सच दैट px इज होल्ड्स। ठीक है, कैसे करेंगे वो समझने का कोशिश करते हैं। बेसिकली अभी मैंने डिस्कस किया कि ये सैंबल
और इस वाले सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, सच डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सच डेट। चलते हैं, देखते हैं कैसे हम लोग इसको कैसे हम लोग इसको लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। अब यहाँ बात आ गई सिंबल्स की, तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स देख लेते हैं। आप नोट करते जाओ सारी चीजों, एक नोट या पे एक नोटबुक बना लो बेसिक टू एडवांस करके, उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजों को नोट करते जाओ, ठीक है। और इसको नोट करके रख दो ताकि ये नोटबुक आपको हमेशा काम आए। कल को आपके घर में आपके जो सिबलिंग्स हैं वो अगर सेट्स पढ़ना चाहे तो आपके वो नोटबुक से पढ़ सकें, तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट हम लोग कुछ सैंपल्स देखते हैं, ठीक है। ये हमारे सैंपल्स है, इसके मीनिंग्स है। जैसे ये जो सैंपल्स है वो इम्प्लाइज का होता है, ये भी आप सैंपल्स नोट कर लेंगे। ये मेरा बिलोंग टू कहलाता है, ये मेरा हो जाता है सबसेट्स का सैंपल्स हो जाता है। ये सच डेट ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, ये मेरा सच डेट हो जाता है। ये नॉट बिलोंगिंग हो गया। अगर उल्टा ये लिखते हैं, उल्टा है, इसका मतलब होता है फॉर एवरी एलिमेंट, है ना, फॉर एवरी। अगर उल्टा ई लिखते हैं इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। अगर आई एफ एफ लिखेंगे इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। एंड इस तरह से लिखते हैं। अब कभी कभी ऐसे अगर हम लोग लिख दें इसका मतलब होता है ए इज ए डिवाइजर ऑफ बी। एन का पता ही है नेचुरल नंबर होता है, जेड का पता ही इंटीजर होता है, कभी कभी आई से भी हम लोग इंटीजर को डिनोट कर देते हैं। आर मतलब रियल नंबर हो गया, सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, क्यू मतलब रैशनल नंबर हो गया। दिस इज योर बेसिकली क्या है, सैंपल्स, कुछ इंपॉर्टेंट सैंपल्स है। वीडियो को पॉज करो, नोट करो अपने नोटबुक पे कि सैंपल्स क्या है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्किंग पे कि कैसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे लिखेंगे। तो हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, कुछ मेथड्स है लिखने के, कुछ रूल है, उस रूल को पढ़ते हैं। तो कैसे हम लोग एक रोस्टेड वाले मतलब रोस्टेड में लिखे गए सेट्स को एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। चलते हैं। तो पहला स्टेप्स क्या है, पहला है कि आप डिस्क्राइब कीजिए द एलिमेंट ऑफ द सेट्स बाय यूजिंग द सिंबल्स एक्स और एनी अदर सिंबल्स ऑफ वाई जेड। मतलब सारे एलिमेंट को या तो हम लोग एक्स से डिनोट करेंगे या वाई जेड से डिनोट करेंगे, ठीक है। देन क्या करेंगे, देन हम लोग राइट द सिंबल, मतलब उसके सैंपल्स को लिख देंगे। आफ्टर द साइंस ऑफ कोन राइट द कैरेक्टर्स ऑफ प्रॉपर्टी। वो किस कैरेक्टर में, वो क्या कहना है, वो जो एलिमेंट्स है वो किस कैरेक्टर्स में है वो हम लोग लिखेंगे, है ना। उसके बाद उसको हम लोग इंक्लोज कर देंगे, करली ब्रैकेट के साथ इंक्लोज कर देंगे। डिस्क्रिप्शन बेसिकली समझिए, सेट्स बिल्डर क्या होता है ना, डिस्क्रिप्शन मेथड होता है। आप उसको लिख दो कि क्या है, एक्स क्या है, फर्स्ट इवन नंबर है, एक्स क्या है, वोवेल्स है इंग्लिश अल्फाबेट का, एक्स क्या है 100 ऑल गर्ल्स ऑफ 9th क्लास है। तो लिखना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिखना होगा। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि राइट ए सेट ऑफ ए। देखो यहाँ पे एक सेट ऑफ ए दे रखा है, ठीक है। और ये सेट ऑफ ए क्या है, मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो इस वाले नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, डिस्क्रिप्शन मेथड से लिख के देंगे। तो हम लोग कैसे लिखेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अभी ने यहाँ पे क्या डिस्कस किया कि इन सब एलिमेंट को एक्स मान। तो हम लोग लिखेंगे लेट, आप वाई जेड भी मान सकते हो, ऐसा नहीं कि सर एक्स ही मानना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि लेट एक्स रिप्रेजेंट, एक्स क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट्स कर रहा है द एलिमेंट ऑफ गिवन सेट्स। इस सेट्स के सारे एलिमेंट को ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे वो बताओ। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो नंबर है वो क्या है, गिवन नंबर और नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर क्या है, गिवन, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ये है क्या, गिवन नंबर आर नेचुरल नंबर, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 14 है, ग्रेटर देन, सॉरी, ग्रेटर देन 13 है, एंड लेस देन 99। तो ये जो नंबर है वो क्या है, ग्रेटर देन 14 एंड लेस देन 99 एंड मल्टीपल ऑफ 7 है। क्या है भाई, मल्टीपल ऑफ 7 है ना, मल्टीपल ऑफ 7। 14 टू जा 7 टू जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 41। तो ये सब क्या है, मल्टीपल है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे वो बताते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि विच इज द रिक्वायर्ड, हमको क्या है, रिक्वायर्ड है, विच इज द रिक्वायर्ड
क्या चीज रिक्वायर्ड है भाई? इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ गिवन सेट। इस गिवन सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्लियर है? चलो लिखते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज, दिस कैन बी, हम लोग कैसे लिखेंगे? रिटन है, चलो लिखते हैं। कैसे लिखते हैं वो बताते हैं। तो मान लेते हैं कि ये सेट ए है, सेट ए एक्स है, एक्स सच दैट, क्योंकि एक्स से रिप्रेजेंट किए तो एक्स है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ये क्या है? मेरा नेचुरल नंबर है भाई। सारा डिस्क्रिप्शन लिख दो कि एक्स मेरा क्या है? नेचुरल नंबर है, जो कि ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 13 एंड लेस देन 99। ठीक है, लेस देन 99 है, एंड मल्टीपल ऑफ 7। तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। ये क्या हो गया मेरा? सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। या तो इसको हम लोग बहुत तरीके से, या तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू एक्स सच दैट, डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से लिख दो, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज, एक मिनट, x इज ग्रेटर देन 13, लेस देन 99 एंड x इज मल्टीपल ऑफ 7। तो डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से लिख सकते हो, बस डिस्क्राइब कर दो कि x क्या है। बोलेंगे कि सेट ए मेरा x है और x क्या है उसको डिस्क्राइब करो। समझ में आ गया होगा? नहीं आया? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और वेट, हाँ ये है ना। हाँ, अब देखो क्या है, डिस्क्राइब द सेट बिल्डर फॉर 53, 59, 61, 67, 71, 73। ये ऑल नंबर्स आप देख रहे हो कि कैसा नंबर है? कोई बता पाएगा कि कैसा नंबर है? ये सब सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि लेट एक्स, क्या लेंगे? लेट एक्स रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट्स। गिवन सेट्स के एलिमेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हम लोग लिख देंगे सेट्स बी इक्वल टू एक्स है, सच दैट एक्स इज व्हाट? एक्स इज व्हाट? एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स इज ए प्राइम नंबर which is greater than 52 and लेस देन 98। ये हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, b इक्वल टू व्हाट? b इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए प्राइम नंबर and x is what? x is greater than 52 and less than 98। ये डिस्क्रिप्शन है, अपने हिसाब से डिस्क्राइब कर दो चीजों को। समझ में आ गया होगा? एक और क्वेश्चन से हम लोग क्लियर कर देते हैं। क्या लिखा है? राइट ए सेट ऑफ रियल नंबर which cannot be written as a quotient of two integer in a set builder। अब देखो क्वेश्चंस क्या बोल रखा है वो हमको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या बोल रखा है कि 1 सेकेंड, हम लोग कहां पे थे? यहाँ पे थे। क्वेश्चंस बोल रखा है कि हम लोगों को क्या लिखना है कि एक सेट लिखना है। ठीक है, जो कि क्या है? सेट मेरा रियल नंबर है, और जो कि क्या है? विच कैन नॉट बी रिटन एज ए क्वोशंट फॉर्म। क्वोशंट फॉर्म मतलब क्या हो गया? क्वोशंट फॉर्म मतलब एक रैशनल नंबर हो गया। तो हम लोग इसको सिंपल सा लिख दें, स्टेटमेंट छोड़ो। यहाँ पे हम लोग को पता है कि क्वोशंट का क्या मतलब होता है? रैशनल नंबर। तो हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड सेट करके लिख देते रहे। ठीक है, समझ जाना। रिक्वायर्ड सेट्स क्या हो गया मेरा? रिक्वायर्ड सेट इक्वल टू, ये मान लेते हैं मेरा एक्स है सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर बट एक्स नॉट बिलोंग टू व्हाट? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्वोशंट्स में नहीं हो मतलब ये वो रैशनल नंबर नहीं हो, बस रियल नंबर हो। ठीक है, रिप्रेजेंट यही तो है मेरा, यही तो मेरा सेट बिल्डर फॉर्म है। समझ में आ गया? चलो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। हम लोग कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स ले लिए ताकि रोस्टेड फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में डिफरेंस पता कर सके कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर लिखना हो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 10 and 14,
रोस्टेड फॉर्म में क्या, करली ब्रैकेट में सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे, मतलब 10 और 14 के बीच कौन कौन सा नंबर है, 11 होता है, 12 होता है, 13 होता है, रोस्टेड में डायरेक्ट लिख दिए। पर इसी को अगर सेट बिल्डर में लिखना हो तो हम लोग करली ब्रैकेट में लिखेंगे ये सेट एक्स है, और एक्स मेरा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और एक्स जो है वो 10 से बड़ा है और 14 से छोटा है। सिमिलरली अगर हमको लिखना हो सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर जो कि 11 से छोटा है, तो हम लोग डायरेक्ट 11 से छोटा कौन कौन है, 2 3 5 7 है, डायरेक्ट हम लोग करली ब्रैकेट में इस एलिमेंट को लिख दिए, रोस्टेड फॉर्म हो गया। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे कि ये जो सेट है वो मेरा एक्स है, और एक्स मेरा प्राइम नंबर है, और एक्स जो है वो 11 से क्या है, छोटा। एक और है हमारे पास कि सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेटर ऑफ फ्रेंड, फ्रेंड के लेटर को लिखना है तो हम लोग सिर्फ फ्रेंड के लेटर को लिख देंगे भाई, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको लिखना होगा सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिखेंगे दिस इज एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, लेटर यूज्ड इन द वर्ड फ्रेंड। ओके, एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाना, आप वीडियो के जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां एक टेलीग्राम का लिंक आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक देखने को मिलेगा। उस लिंक पे आप जाकर के इस वीडियो के इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको एक प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, क्योंकि भाई पढ़ाया तो मैं दिया हूँ, प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो वहां पे एक प्रैक्टिस सेट्स होगा, उसको आप डाउनलोड करो और आप खुद सॉल्व करो, घर पे प्रैक्टिस करो, ताकि चीजें जो भी आपने यहाँ पे सीखा है वीडियोज में वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है कि डिस्क्राइब द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द वर्ड इक्वेशंस इन ए रोस्टेड फॉर्म। तो फर्स्ट में हम लोग सिंपल सा बात है, रोस्टेड फॉर्म में ब्रैकेट में लिख दो, इक्वेशंस में कौन कौन से वॉवेल्स है, ए है भाई, ए है, ई है, आई है, ओ है एंड यू है, सबको कॉमा से सेपरेट कर दो, तो ये सारे मेरे वॉवेल्स है, यही मेरा रोस्टेड फॉर्म हो गया। सेकंड क्या बोल रखा है कि द सेट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर इन सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि x मेरा क्या है, x है, एंड x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर। ये मेरा एक हो गया मेथड। इसी को अगर लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे x बिलोंग टू 1/n एंड n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये हमारा होगा। क्लियर है, क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से बड़े बड़े रिजल्ट लाएंगे। तो छोटे सा कॉन्सेप्ट था आज हमारा, जहाँ पे हम लोग सेट के बारे में सीखें और उसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में सीखें। अगर वीडियो को अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो हमारे बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां हम लोग सेट्स के आगे के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। आप जाएं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां से प्रैक्टिस सेट्स को डाउनलोड करें और घर पे सॉल्व करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और आपने जेई मेंस के जो आपका सपना है उसको सफल बनाने का ये आपका पहला कदम है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।